नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। थोड़ी दिन पहले मैंने आपको संधि से संबंधित वीडियो बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि संधि जो है मुख्य रूप से वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है और उस 3 संधियों के भी जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनके भी उपभेद होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ स्वर संधि। स्वर संधि में जो सबसे पहली संधि है, ठीक है, जो सामान्य रूप से छोटे छोटे शब्द होते हैं उनसे मिलकर के बनती है, उस संधि का नाम है आपके दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, दीर्घ स्वर की जब हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से वर्णमाला में आपके 4 दीर्घ स्वर पाए जाते हैं। एक तो हो जाएगा आपका आ, एक हो जाएगा आपका बड़ी ई, एक हो जाएगा आपका बड़ा ऊ और एक हो जाएगा आपका बड़ी री की मात्रा। तो ये 4 स्वर संधियों में जो दीर्घ संधि है उससे संबंधित 4 स्वर वर्ण है, जिनको हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करें। तो दीर्घ स्वर संधि के लिए मैंने एक संस्कृत का सूत्र लिखा है, अक स वर्ण दीर्घ। अर्क जो है ना, वो संस्कृत वर्णमाला में भगवान डमरू के द्वारा बजाए, भगवान शंकर के द्वारा बजाए गए जो डमरू है, ठीक है, उस डमरू के बजने से जो स्वर उत्पन्न हुए उनमें अर्क जो है वो आपका एक स्वर वर्णों से, स्वरों से संबंधित वर्ण है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अक स वर्ण दीर्घ, यानी अक के पश्चात समान वर्ण आने पे दीर्घ आदेश हो जाता है। तो देखें, मैंने इसको नियम बना करके हिंदी में आपके सामने लिखा है। इसका जो पहला नियम है वो क्या कह रहा है, अ या आ के पश्चात, यानी पहले पद का अंत अ या आ से हो और उसके पश्चात अ या आ आने पर, यानी दूसरे पद की शुरुआत भी अ या आ से हो, तो दोनों के स्थान पे आपको क्या आदेश करना है, आदेश हो जाता है, यानी दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है। फिर दूसरा इसका नियम है, ई या बड़ी ई के पश्चात दूसरे पद की शुरुआत भी ई या बड़ी ई से हो, तो दोनों को मिलाकर उनको बड़ी आदेश कर देना है, जो कि आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। इसका जो तीसरा नियम है वो है ऊ या ऊ के पश्चात, ऊ या ऊ के पश्चात, ऊ या ऊ आने पर उन दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ आदेश हो जाता है। ये इसका तीसरा नियम है। और चौथा अंतिम नियम, री या री के पश्चात, री या री आने पर री आदेश हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चारों ही जो स्वर है ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो दीर्घ संधि का मतलब ही होता है कि समान स्वर आने पर आपको क्या कर देना है, दीर्घ आदेश कर देना है। उदाहरण स्वरूप देखिए, आप पहला शब्द लिखा मैंने, राम धन अवतार। तो राम का जो म है, म के अंदर आपका एक स्वर मिला है, जिसको कौन सा स्वर मिला है, अ, जो कि आपका हर्ष स्वर है। इस अ के साथ हमने किसको मिलाया, अ। तो हमारा पहला नियम क्या कह रहा है, अ या आ के पश्चात, यानी पहले पद का अंत भी अ से हो रहा है और दूसरे पद की शुरुआत भी अ से हो रही है, तो इन दोनों को मिला के हमने किया मां आ, और आ जो म के अंदर मिल गया तो पद बन गया मां। और इस तरह से आपके राम धन अवतार से पूरा पद क्या हो गया, राम अवतार। फिर मैंने आपके सामने लिखा शब्द हिमालय। तो हिमालय शब्द बना आपके हिम धन आलय से, म का अ और आलय का आ, इन दोनों को मिलाकर के फिर से आदेश किया और पूरा पद बन गया आपके हिमालय। फिर हमने दूसरे नियम का लिया है ई या ई के पश्चात। तो गिरी शब्द में रम है छोटी ई की मात्रा और ईस का बड़ी ई की मात्रा, तो ई या ई के पश्चात ई या ई आने पर उसको बड़ी आदेश किया है। तो राम हमने इसमें बड़ी की मात्रा का आदेश किया, तो ये पद बन गया आपका गिरीश। फिर परि धन इक्षा, परि में राम छोटी की मात्रा है और इक्षा में बड़ी की मात्रा है, और दोनों को मिलाकर के हमने किया है परीक्षा। तो राम में हमने बड़ी की मात्रा कर दी, यानी दीर्घ स्वर आदेश कर दिया है। फिर भवती धन इति, बड़ी की मात्रा से आदेश हुआ और ये पद बन गया भवती इति। फिर हमने बात की तीसरा नियम इसका, उ या उ के पश्चात उ या उ आने पर। तो पहला पद लिखा हमने लघु, लघु में ग में छोटे उ की मात्रा है और उर्मी का बड़ा उ, छोटा उ और बड़ा उ मिलकर के बड़े उ की मात्रा आदेश हुई और पूरा पद बन गया लघु उर्मी। फिर हमने देखा शब्द है भानु धन उदय। तो भानु में छोटे उ की मात्रा नाम है और उदय में छोटी उ की मात्रा, तो उ और उ के पश्चात उ आने पर उसको बड़ा उ आदेश हुआ और वो वापस नाम में मिलने के पूरा पद बन गया आपके भानुदय। उसी तरह हमने देखा कि गुरु, राम उ की मात्रा प्लस उपदेश धन उपदेश, जो भी आप कहें, उपदेश में छोटे उ की मात्रा, तो उ और उ के पश्चात फिर से उ आया, तो उ धन उ होकर के क्या बन गया, बड़ा उ, और इस प्रकार से आपके पद क्या बन गया, गुरु उपदेश। फिर चौथा अंतिम नियम है, जो आपके हिंदी में नहीं होता है, केवल संस्कृत वर्णमाला में होता है कि री या री के पश्चात री या री आने पर उसको री आदेश हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 नियम आपके हिंदी में होते हैं, चौथा नियम आपके हिंदी में नहीं होता है। तो हमने शब्द लिखा पितृ धन ऋणम, तो ता में री की मात्रा, उसके बाद ऋणम का री, और दोनों री को मिला करके हमने शब्द बना दिया पितृणम।
तो ता के नीचे छोटी जो बड़ी री की मात्रा बने वो कुछ ह जैसी प्रतीत हमको होती हुई दिखाई दे रही है, वो री की मात्रा बड़ी री की। फिर है मातृ धन ऋणम, तो ता में री की मात्रा और ऋणम का री दोनों को मिलाकर के हमने पद बना दिया मातृणम। फिर मातृ ता में री की मात्रा और ऋणम का री प्लस री मिलकर के आपके क्या बन गया, बड़ी री की मात्रा, और पूरा पद इस तरह से बन गया आपके मातृणम। तो मित्रों इस तरह से आपके स्वर संधि में जो पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, तो आपको ये ध्यान रखना है कि समान स्वर आने पे दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपके सामने पहले से लिख रखे हैं। ये चार जो स्वर हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसका मतलब ये पहला नियम बिल्कुल आसान है, आ के पश्चात या आने पर उसको आदेश हो जाएगा। दूसरा नियम है ई या ई के पश्चात ई या ई आने पर उसको बड़ी आदेश हो जाएगा। तीसरा नियम है उ या उ के पश्चात उ या उ आने पर उसको बड़ा उ आदेश हो जाएगा। और री या री के पश्चात री या री आने पर उसको बड़ी री का आदेश हो जाएगा। और जैसा कि हमने उदाहरणों से इसको समझ लिए हैं, तो ये आपके चार जो है वो नियम है इसके, और चार नियमों से हमने इस दीर्घ स्वर संधि को पढ़ लिया है। आगे हम जो है वो कल चर्चा करेंगे इसके दूसरी संधि के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जितना हो सके शेयर कीजिए।